हेलो बेटा। बेटा जैसे मैंने वो स्टार्ट किया हुआ था ना, क्रैश कोर्स वाली वीडियोस है ना, तो वो मैं दोबारा से रिवाइव कर रही हूँ। हमारे पास इनफ टाइम है। वी विल ट्राई टू कवर आवर सिलेबस। और जिन बच्चों को एक्चुअली अकाउंट से प्रॉब्लम आ रही थी उन लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया था। तो इट्स बेटर कि अब आप इस वीडियोस को देखो, और मैं हर चैप्टर का जो भी करवाऊंगी उसका एक असाइनमेंट भी शेयर करूंगी। तो आप वो असाइनमेंट सॉल्व करो एंड देन डू गेट इट चेक। तो देखिए बेटा, पहले मैं आपको बुक थ्री जो हमारी थी उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो बता रही हूँ। तो ध्यान से देखना। ये चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है बेटा? एक तो होती है बैलेंस शीट। ठीक है, तो पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, और दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो पहली पहली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, दूसरी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है एसटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये एसटी का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एक होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है बच्चे, तो दीज आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। पहले हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं, है ना। बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं। अभी तक हम जो बैलेंस शीट पढ़ते थे, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब हमारी जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसको हम बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, पहली वाली साइड को बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और दूसरी साइड को बोलते हैं बेटा एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के चार मेजर हेड्स होते हैं। गॉट इट? इक्विटी एंड लायबिलिटीज के चार मेजर हेड्स होते हैं। तो पहले आपने ये लिखना है, जो ये 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है मैंने। वन, फर्स्ट मेजर हेड है शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा मेजर हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो 1 2 3 4 करके लिखे है। दूसरा मेजर हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा मेजर हेड है नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है बेटा, नॉन करंट लायबिलिटीज तीसरा मेजर हेड है, नॉन करंट लायबिलिटीज। और चौथा मेजर हेड है करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चे, तो हमारे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड चार मेजर हेड्स होते हैं। पहला है शेयर होल्डर्स फंड, आप ये साथ साथ लिखो अपने रजिस्टर में, इट्स बेटर। तो साथ साथ लिखो रजिस्टर में, पहला मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज, चौथा है बेटा करंट लायबिलिटीज। ओके, अब देखिए, अब इस शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन सब हेड आते हैं। तीन सब हेड क्या है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर तीन सब हेड आते हैं, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। बेटा, अब इसके अंदर क्या क्या आता है, ये मैंने क्या किया, जो आपका एक सैंपल पेपर मैंने उठाया, उस सैंपल पेपर में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने वो लिख दिए। तो बेसिकली ये ज्यादातर पूछे जाने वाली आइटम्स हैं, ये आइटम्स ज्यादातर पूछी जाती हैं शेयर कैपिटल में। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आता है, कॉल इन एरियर्स एंड फॉरफिटेड शेयर्स के अलावा भी बहुत कुछ आता है। बट अभी फॉर द टाइम बिंग जो मैंने सैंपल पेपर में सारे के सारे 10 15 सैंपल पेपर से उनमें से जो जो क्वेश्चंस देखे, ठीक है, तो ये दिया हुआ था वो लिख दिया। एक यहाँ पर तो कॉल इन एरियर्स कहाँ आता है? शेयर कैपिटल में। फॉरफिट शेयर्स कहाँ आता है? शेयर कैपिटल में। अभी हम बेटा हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो क्रैश कोर्स का मतलब है हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है, हम डिटेल में नहीं जा सकते। ठीक है, तो कॉल इन एरियर्स कहाँ आता है? शेयर कैपिटल में। फॉरफिटेड शेयर्स कहाँ आते हैं? शेयर कैपिटल में। पेपर में आपको दिया होगा फॉरफिटेड शेयर्स, बताओ फॉरफिटेड शेयर बैलेंस शीट में कहाँ लिखा जाता है? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे फॉरफिटेड शेयर्स का सब हेड क्या है? शेयर कैपिटल। ये तो एबीसी है, वो सब हेड है। तो फॉरफिटेड शेयर्स का सब हेड क्या है? शेयर कैपिटल। और मेजर हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। तो शेयर कैपिटल के अंदर हमने क्या पढ़ा? कॉल इन एरियर्स एंड फॉरफिटेड शेयर्स। वही रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स हैं, आपने अभी तक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पढ़े थे ना, वो तो आते ही है इसमें। ऑल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सारे रिजर्व्स आते हैं। इसके अलावा देखो कंपनीज में कुछ स्पेशल रिजर्व्स होते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व,
एक सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बेटा इधर ही आता है शेयर होल्डर फंड में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ लिखा जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। और रिजर्व्स एंड सरप्लस कहाँ आते हैं? शेयर होल्डर फंड में। तो ये कुछ स्पेशल टर्म है, इसको जरूर याद करें ना, इसको सर्कल मारा हुआ है मैंने। तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट पेपर में आ गया आपके पास, बताओ शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कहाँ लिखा जाता है? आप लिखेंगे शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस, मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड। तो ये दो नाम तो आपने अच्छे से पढ़ने हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सबसे लास्ट में लिखा जाता है सरप्लस। ये सरप्लस क्या होता है? सरप्लस क्या होता है? जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, कंपनी अकाउंट नहीं बनाती, कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है। अगर उसका प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है तो उसको हम सरप्लस में ही लिखेंगे। प्रॉफिट आ रहा है तो पॉजिटिव फिगर लिख देंगे, लॉस आ रहा है तो नेगेटिव फिगर लिख देंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो लिखा जाता है सबसे लास्ट में। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या लिखा गया? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जिस चीज के नाम के आगे रिजर्व आ रहा है वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम की ऐसी चीज है जो हमें नहीं देखी, वो यहाँ आएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, लॉस मतलब नेगेटिव बैलेंस। तो वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट एक सब हेड है। किसका सब हेड है? शेयर होल्डर फंड का सब हेड है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, चलिए अब बताते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज बताने से पहले मैं आपको ऑपरेटिंग साइकिल बता दूं क्या होता है। देखिए बेटा, आपके स्क्रीन पर ऑपरेटिंग साइकिल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके इसको लिखिए अपने हैंडराइटिंग में। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कि आपके बिजनेस में कैश कितने टाइम में वापस कैश में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक बिजनेस लिया, एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास कैश था, उसका रॉ मटेरियल खरीदा, इस प्रोसेस में 3 महीने का टाइम लग गया। रॉ मटेरियल को मैंने मैन्युफैक्चरिंग करा, गुड्स बनाए, इस प्रोसेस में 4 महीने का टाइम लग गया। फिर जब गुड्स बनाए उसको इन्वेंट्री में हमारे गोडाउन में पड़ा रहा, बिका ही नहीं, हेल्ड एज इन्वेंट्री 2 महीने तक। फिर उसको मैंने बेचा क्रेडिट पर और कैश पर। जब कैश पे बेचा तो कैश आ ही गया, जब क्रेडिट पे बेचा 5 मंथ्स का टाइम लग गया बेचने में, तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स बन गए। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे बन गए और फिर उन्होंने 3 महीने बाद पेमेंट कर दी। तो ये पूरा कैश कैश में कन्वर्ट हुआ। कितना टाइम लगा? 3 + 4 7 + 2 9 9 + 5 14 + 3 17। तो इस बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 17 मंथ्स है। हर बिजनेस का एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है बेटा, जैसा बिजनेस वैसा ऑपरेटिंग साइकिल। अगर हमें किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल नहीं गिवन तो हम इसको 12 मंथ्स ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एनी बिजनेस इज नॉट गिवन इट इज ऑब्जर्व्ड एज 12 मंथ्स। गॉट इट? देखिए, अब कोई लायबिलिटी मेरी करंट लायबिलिटी है या फिर अगर कोई लायबिलिटी मेरी करंट लायबिलिटी है या फिर नॉन करंट लायबिलिटी है, वो ऑपरेटिंग साइकिल पे बहुत डिपेंड करती है। ठीक है, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है बेटा जो 12 मंथ्स के अंदर पे हो जाए, इफ पेड विद इन 12 मंथ्स। अगर मैं उसको 12 महीने के अंदर पे कर दूं और अगर 12 महीने के अंदर पे नहीं कर पा रही तो ऑपरेटिंग साइकिल में पे कर दूं। लाइक जैसे मेरा यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल 17 मंथ्स का है, तो मुझे अपनी करंट लायबिलिटी 16 मंथ्स 15 मंथ्स 14 मंथ्स 13 मंथ्स में पे कर देनी है। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो बेटा 12 मंथ्स में पे हो जाएगी। 12 मंथ्स में पे नहीं हुई तो ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो जाएगी, तब तो वो करंट लायबिलिटी है। अगर वो 12 मंथ से ज्यादा में पे हो रही है या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा टाइम में पे हो रही है तो वो करंट नहीं है, वो नॉन करंट है। देखिए, लुक एट द एग्जाम्पल। इक्वेशन लिया मैंने, देखिए डिफरेंट केसेस है, 5 केसेस लिए मैंने यहाँ पर, ट्रेड पेबल्स बोले हैं मैंने ये। ठीक है, ये पेमेंट पीरियड है इनके, ये ऑपरेटिंग साइकिल्स है। अब बताना है कि ये करंट है कि नॉन करंट है। देखिए, पेमेंट पीरियड मेरा 8 महीने का है, 8 महीने का पेमेंट पीरियड है, ऑब्वियस ये तो करंट ही होगी, करंट है ना। पेमेंट पीरियड 10 महीने का है, ऑब्वियस है करंट होगी।
पेमेंट पीरियड 20 मंथ्स का है, 12 से बाहर चला गया। ऑपरेटिंग साइकिल कितना है 18 मंथ्स, लेकिन ऑपरेटिंग से भी बाहर चला गया, है ना। तो 12 महीने के बाद पेमेंट हो रही है और ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाद पेमेंट हो रही है, तो ये तो करंट हो ही नहीं सकता, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। उसके बाद 13 मंथ्स, तो 12 के बाहर गया बट ऑपरेटिंग के अंदर है। ऑपरेटिंग कितने मंथ्स का है 20 मंथ्स का, तो 20 मंथ्स ऑपरेटिंग के अंदर पेमेंट हो रही है, तो ये करंट लायबिलिटी है। गॉट इट। यहाँ पेमेंट 24 महीने में हो रही है, ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने का है, तो ये क्या हो गई मेरी यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि 12 महीने के भी बाद पेमेंट हो रही है और ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाद पेमेंट हो रही है, ये हो गई मेरी नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है बेटा। अब देखिए, कोई लायबिलिटी करंट है नॉन करंट है, किस चीज पर डिपेंड करती है, उसके ऑपरेटिंग साइकिल पर। अब देखिए, नॉन करंट लायबिलिटीज के 4 सब हेड है। पहला है लॉन्ग टर्म बोरिंग, दूसरा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, तीसरा है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, चौथा है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नॉन करंट लायबिलिटीज के बेटा 4 सब हेड है, कौन कौन से? लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब देखिए, देखिए, बोरो करना मतलब उधार लेना। जो मैंने उधार लिया, उस उधार को अगर मैं 12 महीने के अंदर पे कर दूंगी या फिर ऑपरेटिंग साइकिल में पे कर दूंगी, तब तो वो मेरा शॉर्ट टर्म बोरिंग होगा। क्लियर। लेकिन मैं उसको 12 महीने में पे नहीं कर पा रही या फिर ऑपरेटिंग साइकिल में पे नहीं कर पा रही, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म बोरिंग होगा। क्लियर बेटा। जैसे देखिए, इफ जो भी मेरी बोरिंग है, उधार है, इफ पेबल विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने में वापस कर रही हूँ पैसा, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल में वापस कर रही हूँ पैसा, वो क्या है मेरा शॉर्ट टर्म बोरिंग। 12 महीने के बाद पेमेंट हो रही है, ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पेमेंट हो रही है, वो क्या है मेरा लॉन्ग टर्म बोरिंग। आप देखिए बेटा, यहाँ पर ये कुछ ऐसे नाम है, चाहे सिंपल दिया हुआ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग ही होता है ना। पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरिंग, बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म बोरिंग, बॉन्ड्स ये नाम याद करने हैं आपने, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक HSBC, HDFC, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे लोन लेना, बैंक से लोन लेना, फिक्स डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट्स लेना, लोगों ने हमारे पास पैसा जमा करवाया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट्स FD करवा रखी है हमारे पास, हमारी कंपनी के पास, हम कौन है? कंपनी है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो ये सारे नाम लॉन्ग टर्म बोरिंग के कौन कौन से नाम? डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, फाइनेंशियल फिक्स डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, ये सब हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं। क्लियर। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि debentures which will be repayable within 12 months, debentures which will be repayable within 14 months, but operating cycle is 15 months, तो बेटा वो शॉर्ट टर्म बोरिंग हुआ ना, क्योंकि 12 महीने के अंदर पे हो रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे हो रहा है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो डिबेंचर इज ऑलवेज योर लॉन्ग टर्म बोरिंग, पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरिंग, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग है। लेकिन अगर इस नाम के साथ ये लिखा हुआ है कि हमने FD ली पब्लिक से, विच विल बी रिडीमेबल विद इन नेक्स्ट विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, तब बेटा वो शॉर्ट टर्म बोरिंग माना जाता है। क्लियर। अगला है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ये आपके सिलेबस में नहीं है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या है? तो ऐसी लायबिलिटीज जो मैंने 12 महीने के बाद पे करनी है। तो अभी आपके सिलेबस में आपकी बुक के अंदर 2 नाम दिए हुए हैं। पहला नाम दिया हुआ है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स लिख लेना। तो हमने प्रेफरेंस शेयर्स को जब रिडीम करना है या डिबेंचर्स को जब रिडीम करना है, उसके ऊपर हमने प्रीमियम देना है। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एक तो ये नाम दिया हुआ है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। दूसरा दे रखा है ट्रेड पेबल्स, ये लिख लेना प्लीज अपने रजिस्टर में,
ये मैं लिखना भूल गई थी यहाँ पर, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ठीक है, ट्रेड पेबल्स इफ पेड आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये दो चीजें मेंशन करवा रही हूं आपको। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में दो चीजें हैं, पहली तो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, दूसरा है बेटा ट्रेड पेबल्स पेबल आफ्टर द 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियरली लिखा होगा, ट्रेड पेबल्स जो 12 महीने के बाद ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पेबल है, वो आएंगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, ठीक है। उसके बाद आना है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है बेटा, प्रोविजंस क्या होते हैं, हमारी फ्यूचर में कोई लायबिलिटी आने वाली है, उसके लिए बेटा हमने कुछ पैसा अलग कर लिया, वो लायबिलिटी 12 महीने के बाद या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद आएगी, तो वो मेरे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। लाइक एक एग्जांपल है एम्प्लॉय अर्नड लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट, मेरे जो एम्प्लॉय है जो रिटायर होगा उस टाइम पे जो मैंने उसकी अर्नड लीव का पैसा उसको देना है, ठीक है। अब रिटायर तो कुछ टाइम बाद ऑपरेटिंग, ये इम्प्लाइड है कि ऑपरेटिंग साइकिल के बाद होगा, ये लिखा नहीं है कि ऑपरेटिंग साइकिल में रिटायर होगा। तो एक एम्प्लॉय जब रिटायर होगा उसको मैंने अर्न लीव का पैसा देना है, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। एक होता है वारंटी क्लेम्स, ये नाम याद कर लेना, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आई फॉरगॉट टू राइट वारंटी क्लेम्स। वारंटी क्लेम्स क्या होता है बेटा, कि मैंने कुछ, मेरा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, लाइक मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाकर बेचती हूँ, तो अब मैंने वारंटी दी है 2 साल की, अगर उसका प्रोडक्ट खराब होता है तो मैं उसको पैसा दूंगी दूंगी, अगर खराब होता है तो इफ, तो अभी वो नॉन लायबिलिटी पक्का तो नहीं खराब होगा, तो इसके लिए मैंने प्रोविजन बना रखा है, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के दो एग्जांपल पढ़ लिए हमने यहाँ पर, एम्प्लॉय अर्नड लीव्स, पेबल वर्ड लिखा है, पेबल जो हमें पे करनी पड़ेगी उसके रिटायरमेंट पर, दूसरा प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। तो अभी हमने नॉन करंट लायबिलिटीज के सबहेड क्या क्या पढ़े हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हमारे सिलेबस में नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में हमने दो चीजें पढ़ी हैं, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंशियल्स, दूसरा पढ़ा ट्रेड पेबल्स, ठीक है, ट्रेड पेबल्स इफ पेबल आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल, क्लियर। अच्छा, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में हमने क्या क्या पढ़ा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में पढ़ा एम्प्लॉय अर्न लीव्स पेबल ऑन रिटायरमेंट एंड प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। अब देखिए करंट लायबिलिटीज, अब आप करंट लायबिलिटीज के चार सब हेड है, क्या क्या, शॉर्ट टर्म बोरिंग, वहां लॉन्ग टर्म बोरिंग था या शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गया, वहां डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज था, यहाँ ट्रेड पेबल हो गया, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज था, अदर करंट लायबिलिटीज हो गया, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज था या अदर करंट लायबिलिटीज हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स तो बेटा मेरी करंट लायबिलिटी होती है, कुछ भी नहीं बोला तो ट्रेड पेबल इज ऑलवेज योर करंट लायबिलिटी। बट अगर ये चीज स्पेसिफाई हो जाएगी कि ट्रेड पेबल आपने अगले 12 महीने के बाद पे करने हैं या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे करने हैं, तब तो वो करंट लायबिलिटी किसी हद में नहीं होगी, है ना। तो ट्रेड पेबल वैसे तो आपकी करंट लायबिलिटी होती है अगर कुछ नहीं मेंशन, लेकिन अगर क्लियरली मेंशन है कि ट्रेड पेबल आपने 12 महीने के बाद पे करने हैं या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे करने हैं, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी नहीं है, वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। और नॉन करंट लायबिलिटी में कहां लिखा जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर, ठीक है, ट्रेड पेबल्स। पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया, when trade payables will be considered as other long term liabilities, आप लिखेंगे trade payables will be considered as other long term liabilities if payable after 12 months or after the expiry of operating cycle। अब चलो हम करंट लायबिलिटीज पे वापस आते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या है, ऐसे उधार जो मैंने 12 महीने के अंदर वापस करने हैं या ऑपरेटिंग साइकिल में वापस करने हैं।
तो देखो नाम देखो इनके, थोड़े से मैं इसको एनलार्ज कर रही हूँ। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, पेपर में आया लोन रीपेबल ऑन डिमांड, आपने लोन लिया वापस करना डिमांड पर, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग है। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट तो हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग में भी देखा था, लेकिन यहाँ पे लिख दिया पब्लिक डिपॉजिट फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए पब्लिक डिपॉजिट्स है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग होएगा। आगे लिखा डिबेंचर्स मैच्योरिंग इन करंट ईयर, डिबेंचर्स हैं इसी साल में मैच्योर होने वाले हैं, ऑब्वियसली करंट लायबिलिटी होगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग होगा। अगर सिर्फ डिबेंचर्स लिखे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग होगा, लेकिन यहाँ पे आगे स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने कि डिबेंचर्स मैच्योरिंग इन करंट ईयर, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग होगा। एक और नाम है जो पर्टिकुलर जर्नल ये नाम यूज होता है डिबेंचर्स मैच्योरिंग इन करंट ईयर के लिए, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ये क्या है? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये क्या है? ये है बेसिकली, मैंने उधार लिया 10 लाख रुपए का, उसमें से 1 लाख रुपए मैंने इसी साल पे करने हैं वापस, तो जो 1 लाख रुपए मैंने इसी साल पे करने हैं वो मेरी शॉर्ट टर्म बोरिंग है, बाकी के 9 लाख मेरे लॉन्ग टर्म बोरिंग है। तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का मतलब है जो मेरा लॉन्ग टर्म का उधार है उसमें से कितना हिस्सा मैंने, कितना पार्ट, कितना फ्रैक्शन मैंने इस साल पे करना है, इस ऑपरेटिंग साइकिल में पे करना है, उसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, जैसे कि डिबेंचर्स मैच्योरिंग इन करंट ईयर। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है, आपको पता ही है करंट अकाउंट होल्डर्स को एक फैसिलिटी दी जाती है। क्या फैसिलिटी दी जाती है? कि आपके बैंक में जितना पैसा, आप उससे थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आपके बैंक अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है, वो भी आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस, या फिर कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, ये सब आपके क्या है बेटा? करंट लायबिलिटीज। ओके, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक। अगला देखिए ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स दो तरीके के, ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या है? क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स को हम ट्रेड पेबल्स बोलते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल्स, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल्स को क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल्स। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा बेटा? ध्यान से सुनना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदर करंट लायबिलिटी में से तो जरूर आता ही आता है पेपर में, ये आपने नाम याद करने हैं। अब होता क्या है, करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके नाम याद कर लो। पहला अनक्लेम्ड डिविडेंड, मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी तो चैप्टर की वेटेज सिर्फ 3 या 4 नंबर है, तो हमारा ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अनक्लेम्ड डिविडेंड। अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या लिखा जाता है? अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैं बोल रही हूं आप लिख लेना, अनक्लेम्ड डिविडेंड होगा या अनपेड डिविडेंड होगा, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, कॉल इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। ठीक है, ये जो कॉल इन एडवांस है इसके ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, मेरा कस्टमर है जिसको मैं सामान बेचती हूं, उससे एडवांस में मेरे को पैसा मिल गया। ठीक है, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस इनकम, एडवांस कमीशन, एडवांस रेंट, एडवांस में आपको कोई इनकम मिल गई तो अदर करंट लायबिलिटी में लिखी जाएगी। एडवांस इंटरेस्ट, उसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग, ये भी अदर करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा। दोबारा बोल रही हूं, आप सुनो एंड लिखो। पहला है अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, ठीक है बेटा, कॉल इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, एडवांस इनकम फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, एडवांस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, ये सब अदर करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल हैं। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन से कि फ्यूचर में आने वाली कोई लायबिलिटी है जिसके लिए पैसा अलग किया, अगर वो लायबिलिटी 12 महीने के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आने वाली है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, 12 महीने के बाद आने वाली है या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद आने वाली है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के एग्जांपल,
एम्प्लॉय अर्नड लीव एंड कैशेबल, ध्यान से सुनना, ऊपर क्या लिखा था लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, एम्प्लॉय अर्न लीव्स पेबल ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पे पे करनी है, पेबल ऑन रिटायरमेंट, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। लेकिन जो अब रिटायरमेंट का टाइम पास आ गया, एंड कैशेबल, उसने बोल दिया ये मेरी अर्न लीव को एनकैश कर दो, एनकैशेबल, तो वो हो गई शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हमने अगले 2-3 महीने में टैक्स पे करना है, उसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, मैंने एम्प्लॉयज को सैलरीज देनी है, कमीशन देना है, एम्प्लॉयज को बोनस देना है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए जो प्रोविजन बनाना है वो भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जो मेरे अगले 12 महीने के अंदर लायबिलिटी आने वाली है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। हमने यहाँ पे क्या नाम पढ़े इसके, एम्प्लॉय अर्नड लीव्स एंड कैशेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक है बेटा, तो ये हमारी करंट लायबिलिटीज है जो हमने पढ़ ली है। इसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। यहाँ देखो, यह मैंने ट्रेड पेबल ही लिखा था ना, ट्रेड पेबल हमेशा करंट लायबिलिटी होता है बेटा, लेकिन अगर ट्रेड पेबल मेरा 12 महीने से बाहर चला गया, जैसे देखो पेमेंट, उसकी पेमेंट 24 महीने में हो रही है, 12 महीने से बाहर चला गया और ऑपरेटिंग साइकिल से भी बाहर चला गया, तब वो नॉन करंट लायबिलिटी होता है। और नॉन करंट लायबिलिटी में कहाँ लिखा जाता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर। मैं अब अगली वीडियो में एसेट्स बताऊंगी, ठीक है।